नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपेक्स के इस लर्निंग वर्ल्ड में। मैं हूं रमन कुमार और आप हैं मेरे साथ इंग्लिश लैंग्वेज के एक नए कॉन्सेप्ट में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को जानने वाले हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होता है। तो चलिए सीखते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। अब उससे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के मदद से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। जनरली क्या होता है कि किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज के स्टेटमेंट की बात करें तो सबसे पहले सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है। उस सब्जेक्ट का अपना एक वर्ब होता है और आगे चल करके आपको उसी सब्जेक्ट और वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों चीज़ मिलता है तो एक स्टेटमेंट बनता है। जनरली स्टेटमेंट जो सेंटेंस बनता है, सेंटेंस किसे कहते हैं, क्लॉज किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लास में बता रखा है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जाएं और उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक स्टेटमेंट को बनाने के लिए मेनली तीन चीज़ों का ज़रूरत होता है। एक सब्जेक्ट का, एक वर्ब का और तीसरा एक ऑब्जेक्ट का। जनरली होता क्या है कि यहाँ जो देखोगे कि इस वर्ब का ही ये सब्जेक्ट है, इस वर्ब का ही ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला बात आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसे वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहा जाता है। मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि वर्ब क्या होता है। फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ बताता हूँ कि वर्ब जो एक्शन को बता देता है, एक्शन को जो बताए उसे वर्ब कहते हैं। सेंटेंस में जो पोजीशन को बताए उसे सेंटेंस का वर्ब कहा जाता है। और तीसरा बता देते हैं जिसमें ये एक्शन और हैपनिंग दोनों आ जाता है, जो वर्ब जो हैपनिंग को बता दे, हैपनिंग को बता दे उसे हम वर्ब कहते हैं। जनरली होता क्या है कि हैपनिंग में हर वो चीज़ आ जाता है। हैपनिंग का मतलब होना, चाहे वो समय को बताए, एक्शन को बताए, पोजीशन को बताए, स्टेट को बताए, इमेजिनेशन को बताए, किसी भी तरह की चीज़ों को अगर हम बताना है तो वो हैपनिंग में आ जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे वर्ब किसे कहते हैं तो आप बोल सकते हो जो एक्शन, पोजीशन, हैपनिंग, स्टेट को बताता है उसे हम वर्ब कहते हैं। अब जनरली आप लोगों को पहले से ये पता होगा क्योंकि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज में ऑलरेडी बता रखा है कि वर्ब क्या होता है। वर्ब जो एक्शन, पोजीशन और हैपनिंग को बताए। अब मेनली क्या आता है कि सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ज़रूरत होता है। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? अगर सब्जेक्ट कोई आपसे पूछे तो आप उसे बता सकते हो कि अगर सेंटेंस में एक्शन हो रहा है तो इस एक्शन को करने वाला जो डूअर होता है वह सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। फिर से सुनिएगा सर, जनरली अगर कोई आपसे पूछता है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं तो लोग कहते हैं काम को करने वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ऐसा नहीं है, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर सेंटेंस में काम हो रहा होगा तब। अगर सेंटेंस में काम होगा ही नहीं तो काम करने वाला होगा नहीं। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? तो देखिए, सबसे पहला जैसे कि सबको पता है कि अगर किसी स्टेटमेंट में एक्शन हो रहा है तो उस एक्शन को करने वाला सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। वहीं दूसरे बात पर आते हैं तो आप देखोगे कि अगर सेंटेंस में एक्शन नहीं हो रहा है तो पोजीशन को बताना हो तो पोजीशन को होल्ड करने वाला, होल्डर जो होता है, पोजीशन को रखने वाला सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। फिर से सुनिएगा, मैंने बोला अगर सेंटेंस में एक्शन हो रहा है तो उस एक्शन को करने वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, और अगर एक्शन नहीं हो रहा है, किसी पोजीशन को बताना है तो उस पोजीशन का जो होल्डर होगा, मालिक जो होगा, वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। जैसे कि मेरे पास एक वाइट बोर्ड है, मेरे पास एक मार्कर है, तो इस वाइट बोर्ड और इस मार्कर का जो होल्डर है वो मैं हूँ, तो मैं इस सेंटेंस का क्या बनूंगा? सब्जेक्ट बनूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
आगे चलते हैं। तीसरा और अंतिम जो है कि सेंटेंस में अगर ना तो एक्शन है ना ही पोजीशन है, अगर हैपनिंग को बताना हो तो जनरली आप कहोगे सर इस हैपनिंग को जो रिप्रेजेंट कर दे, रिप्रेजेंटेटिव। अगर सेंटेंस में हैपनिंग हो रहा है तो उस हैपनिंग को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, उस हैपनिंग को में जो मेन कारक है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, उस रिप्रेजेंटेटिव को क्या बोला जाता है सेंटेंस में? सब्जेक्ट को कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं कि अगर सेंटेंस की बात किया जाए तो सेंटेंस किसे कहते हैं? तो सेंटेंस को बनने के लिए आप कहोगे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की मदद से सेंटेंस बनाए जाते हैं। सेंटेंस होता क्या है सर? एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है जिसके पास कंप्लीट मीनिंग होता है और अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल टर्म्स में वो लिखा होता है। मतलब अक्षरों का वैसा समूह जो सही क्रम में लिखा जाए और पूरा मीनिंग दे, उसे हम लोग शब्द कहते हैं। और शब्द के बाद शब्दों का वैसा समूह जो ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग लिखा जाए और पूरा अर्थ दे, तो उसे हम लोग वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए मेनली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ज़रूरत होता है। और मैंने आपको बताया कि सेंटेंस में वर्ब कौन होता है? एक्शन को बताने वाला, पोजीशन को बताने वाला और हैपनिंग को बताने वाला वर्ब कहलाता है। अगर सेंटेंस में एक्शन हो रहा है तो एक्शन को करने वाला डूअर सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। अगर सेंटेंस में पोजीशन हो रहा है तो पोजीशन को होल्डर करने वाला, उस पोजीशन को ऑन करने वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। अगर वर्ब में हैपनिंग हो रहा है तो उस हैपनिंग को रिप्रेजेंट करने वाला रिप्रेजेंटेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस में वर्ब क्या होता है और सब्जेक्ट किसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है। जनरली क्या होता है कि हम लोग इस वर्ब को एक्सप्लेन करते हैं, वर्ब को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लानेशन, एक्सप्लानेशन ऑफ द वर्ब। वर्ब को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ निकल के आता है। अगर हम किसी वर्ब को एक्सप्लेन करते हैं, होता क्या है कि वर्ब का ही एक्सप्लेनेशन ऑब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह ये ऑब्जेक्ट ही होता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि अगर किसी वर्ब को का एक्सप्लेनेशन हम देते हैं तो हमारे स्टेटमेंट में दो चीज़ निकल के आता है। पहला तो आता है कि वो या तो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। सबसे पहला कंडीशन क्या है, जो कि आप लोगों को मैंने बताया कि सब्जेक्ट वर्ब का ही सब्जेक्ट बनता है और वर्ब का ही ये ऑब्जेक्ट बनता है। तो अगर हम किसी वर्ब का एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं, एक्सप्लेन करने लगते हैं, तो उस केस में वर्ब का हमारा एक्सप्लेनेशन क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। लेकिन ये हर समय संभव नहीं है। कभी कभी आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब हम किसी वर्ब का एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे तो वो एक्सप्लेनेशन उस वर्ब का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में भी यूज हो जाएगा और वो एडवर्ब का काम कर जाएगा। तो आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ दो चीज़ निकल के आया कि सर अगर हम किसी वर्ब को एक्सप्लेन करते हैं तो या तो वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा उस वर्ब का, या फिर उस वर्ब का वो एडवर्ब बन जाएगा। हमको कैसे पता चलेगा कि वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या वो एडवर्ब है? वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके लिए आपको थोड़ा सा समय इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किसी भी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट को कैसे खोजा जाता है और ऑब्जेक्ट को कैसा खोजा जाता है। तो इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं दो चीज़ों का रिप्लाई आएगा। रिप्लाई ऑफ हु और रिप्लाई ऑफ व्हाट। अगर सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में
अगर वो रिप्लाई ऑफ हु और रिप्लाई ऑफ व्हाट आ रहा है तो वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। मेरा कहने का मतलब है जब हम क्वेश्चन वर्ब से करेंगे कि कौन है वो या क्या है वो, अगर उसका रिप्लाई हमारे पास आता है तो वो रिप्लाई जो होगा वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। मतलब अगर स्टेटमेंट में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनने के लिए वो रिप्लाई ऑफ हु होगा या फिर रिप्लाई ऑफ व्हाट होगा। उसी तरह अगर बात किया जाए कि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे डिसाइड होता है तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि ये सेंटेंस में हमेशा रिप्लाई ऑफ हुम होगा, रिप्लाई ऑफ हुम या रिप्लाई ऑफ व्हाट। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने के लिए या तो वो रिप्लाई ऑफ हुम होगा या रिप्लाई ऑफ व्हाट होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि वर्ब का सब्जेक्ट बनने के लिए उसको रिप्लाई देना पड़ेगा हु का या व्हाट का, वहीं अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना हो तो रिप्लाई देना होगा हुम और व्हाट का। आगे चल के जब मैं आप लोगों को नाउन का अगला सीरीज लाऊंगा तो उसमें मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि कैसे यहाँ इस वर्ब का सब्जेक्ट रिप्लाई ऑफ हु हो रहा है, रिप्लाई ऑफ व्हाट आ रहा है, और कैसे ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुम और व्हाट का रिप्लाई आ रहा है। जनरली क्या होता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो ही चीज़ बनते हैं, या तो वो नाउन होते हैं नहीं तो प्रोनाउन होते हैं। आप यहाँ से ये भी समझ सकते हो कि अगर बात किया जाए कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है तो सब्जेक्ट दो ही चीज़ बन सकते हैं, या तो सेंटेंस में वो नाउन होंगे या फिर वो प्रोनाउन होंगे। मतलब अगर पूरे इंग्लिश लैंग्वेज की बात किया जाए तो पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में केवल और केवल दो ही ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनता है। आप ध्यान से देखो, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ आप बोल सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है ये या तो नाउन होगा नहीं तो कोई प्रोनाउन होगा। मतलब कहने का ये है कि सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन ही दो ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का काम करता है। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने के लिए केवल और केवल पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाया गया है, और वो है एक नाउन और दूसरा है प्रोनाउन। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, एक सेंटेंस को बनाने के लिए किन चीज़ों का ज़रूरत होता है। फिर से आप लोग एक बार समझ लो कि अगर वर्ब का सब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे कि एक स्टेटमेंट बनता है तो उसमें तीन चीज़ों का ज़रूरत होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है? जो एक्शन को बताए, पोजीशन को बताए और हैपनिंग को बताए। अगर एक्शन को बता रहा है तो उस एक्शन को करने वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में पोजीशन है, अधिकार को बता रहा है तो उस अधिकार को रखने वाला होल्डर सेंटेंस का सब्जेक्ट। और अगर वर्ब में हैपनिंग हो रहा है तो उस हैपनिंग को रिप्रेजेंट करने वाला रिप्रेजेंटेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है। अगर बात किया जाए इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो वर्ब का एक्सप्लेनेशन ही क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है उस वर्ब का। तो एक्सप्लेनेशन जब हम लोग करते हैं तो दो चीज़ निकल के आता है, या तो वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं तो वो एडवर्ब बनेगा। तो सर पता कैसे करेंगे? तो मैंने अभी बताया कि ऑब्जेक्ट बनने के लिए वो रिप्लाई देना चाहिए, रिप्लाई ऑफ हुम और व्हाट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ऊपर में कि अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो रिप्लाई या तो हुम का देगा नहीं तो व्हाट का देगा। और जब एडवर्ब की बात करें सर वो एडवर्ब क्या होगा, तो हुम और व्हाट को छोड़ करके अदर किसी चीज़ का रिप्लाई देता है तो वो एडवर्ब कहलाएगा। फिलहाल हमको इसको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं पढ़ने की ज़रूरत है? क्योंकि आगे चल के मैं आप लोगों को जब एडवर्ब के बारे में बताऊँगा तो उसमें मैं आपको क्लियरली समझाऊँगा कि एडवर्ब होता क्या है। अगर आपको फिर भी लिखना है तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि ये हमेशा रिप्लाई देगा, रिप्लाई ऑफ व्हेन, रिप्लाई ऑफ वेयर, रिप्लाई ऑफ हाउ एक्सेट्रा। मतलब इन सारे चीज़ों का अगर वो रिप्लाई दे रहा है तो वो एडवर्ब कहलाएगा, अदरवाइज वो एडवर्ब नहीं कहलाएगा। एडवर्ब क्या होता है? मैंने ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज में बताया है कि एडवर्ब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के में ये जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के मदद से सेंटेंस कैसे बनाया जाता है और सेंटेंस को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है।
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। और सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होगा, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन होगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। और नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, मैंने इसके बारे में भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेशन में बता रखा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कि आप वो वीडियो जाकर देखोगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करोगे और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल से मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। I like my family. I like my family। ये स्टेटमेंट आप लोगों के सामने दिया हुआ है। अब देखोगे कि ये स्टेटमेंट में सबसे पहला चीज़ हमारे पास लाइक नाम का एक वर्ब है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट हमारे पास आई है, और इसका ऑब्जेक्ट माई फैमिली है। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। फिलहाल अभी आपको थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब में क्या अंतर है। अब ये देखो वर्ब जो है ये इसका सब्जेक्ट क्या है, आई है। कैसे पता चला सर, हु लाइक माई फैमिली, कौन पसंद करता है मेरे परिवार को। तो आप बोलोगे सर ये आई जो है वो कहीं ना कहीं सेंटेंस में रिप्लाई दे रहा है, किसका, हु का रिप्लाई दे रहा है। अगर ये हु का रिप्लाई दे रहा है तो रिप्लाई ऑफ हु सेंटेंस का क्या बनता है, तो सब्जेक्ट बनता है। तो सब्जेक्ट कैसे बना पता चल गया। अब देखो आई लाइक हूँ, मैं पसंद करता हूँ, किसको, तो आप बोलोगे सर ये रिप्लाई माई फैमिली, ये रिप्लाई जो आ रहा है रिप्लाई ऑफ हुम आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे ही ये रिप्लाई ऑफ हुम है तो ये सेंटेंस का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब ध्यान से देखिए, ये इस वर्ब का यहाँ ये ऑब्जेक्ट है और इसी वर्ब का ये आई नाम का सब्जेक्ट है। जो यहाँ सब्जेक्ट देख लीजिए, यहाँ फैमिली नाम का ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। ये फैमिली जो है ये सेंटेंस में नाउन है, और ये जो आई है इस सेंटेंस में प्रोनाउन है। तो मैं आप लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेंटेंस में अगर एक सेंटेंस को बनाते हैं तो तीन चीज़ों का ज़रूरत होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं नाउन या प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी नाउन या प्रोनाउन होता है। जनरली सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में वर्ब का ही सब्जेक्ट होता है, वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है। बस सब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के अकॉर्डिंग जैसे वर्ब में एक्शन हो रहा है तो एक्शन को करने वाला डूअर सब्जेक्ट होता है, पोजीशन हो रहा है तो होल्डर सब्जेक्ट होता है, और हैपनिंग हो रहा है तो रिप्रेजेंटेटिव इसका सब्जेक्ट होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट में बस एक छोटा सा बात याद रखना है कि उस वर्ब का एक्सप्लेनेशन ही ऑब्जेक्ट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि मेरा जो ये इनिशिएटिव है जो आप लोगों के लिए मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इतने गर्मी में भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, वो आप लोगों को ये मेहनत दिख रहा होगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर ये आप लोगों को समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर ये मेरा जो वीडियो है, जो कॉन्सेप्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस एपेक्स के, इस लर्निंग वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस पे जो और भी बहुत सारा वीडियो है उसको ज़रूर देखिए, जिससे आप लोगों का नॉलेज बढ़ेगा। और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।